बात करेंगे पिछले 24 घंटे में देश और दुनिया में क्या क्या हुआ है। भारत में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस जहां अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सिर्फ पहले 2 छंद गाने के फैसले पर कायम है, वहीं बीजेपी ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करके पूरे वंदे मातरम के सम्मान और विरासत को लेकर देशव्यापी अभियान की बात कही है। पुणे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए महिलाओं और छात्राओं से जुड़े मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। वहीं नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने देश के युवाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कभी कभी परिवारवाद के भी फायदे होते हैं। ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने का खतरा है। उधर ईरान ने इराकी ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है, जबकि इस बेहद अहम मैरीटाइम रूट में पहले से ही तनाव बना हुआ है। चाइना और इंडोनेशिया ने डिफेंस, मिनरल्स, एनर्जी और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति जताई है। चाइना में बने एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.32 सेकंड में पूरी कर दी, यानी उसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के ह्यूमन वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी तेज। और आखिर में रसिया यूक्रेन वॉर, जहां यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स में रशिया में कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन हमलों को लेकर कहा है कि यूक्रेन ने पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोनिस और आप देख रहे हैं भारत वर्टेक्स। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिस पर इस वक्त देश की सियासत गर्म है। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद ही क्यों गाएगी और बाकी 4 छंदों को लेकर दशकों से विवाद क्यों चला आ रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने 19 अगस्त 2026 को फैसला किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद गाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वह अपने 1937 के ऐतिहासिक फैसले पर कायम है, लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। केंद्र सरकार ने 2026 में वंदे मातरम को लेकर नए ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी किए हैं। इनमें सरकारी और फॉर्मल प्रोग्राम्स में गीत के सभी 6 छंदों के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जानबूझकर वंदे मातरम को गाने से रोकने या उसके गायन में बाधा डालने को भी कानून के दायरे में लाया गया है। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस के सिर्फ 2 छंद गाने के फैसले पर जोरदार हमला किया है और 22 अगस्त को इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 1937 में कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों था। इसके लिए हमें करीब 9 दशक पीछे जाना होगा। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। आजादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम एक बेहद प्रभावशाली राष्ट्रवादी गीत और नारे के तौर पर सामने आया, लेकिन पूरी कविता को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। 1937 में कांग्रेस के सामने सवाल था कि राष्ट्रीय और पब्लिक प्रोग्राम्स में वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा गाया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस समय माना कि पहले 2 छंदों में मातृभूमि की खूबसूरती और हरियाली, पानी, हवा और प्रकृति का वर्णन है। वहीं बाद के छंदों में धार्मिक प्रतीकों और देवी देवताओं के रेफरेंसेस आते हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने नेशनल प्रोग्राम के लिए पहले 2 छंदों को अपनाने की सिफारिश की। आखिर बाकी 4 छंदों पर आपत्ति क्यों है? पहले 2 छंदों में मुख्य तौर पर भारत की प्रकृति और मातृभूमि की खूबसूरती का वर्णन मिलता है। विवाद मुख्य रूप से बाद के छंदों को लेकर रहा है। इनमें मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा गया है। इसी वजह से कुछ मुस्लिम स्कॉलर और नेताओं ने आपत्ति जताई। उनका कहना रहा है कि भारत माता को देवी के रूप में प्रस्तुत करना इस्लाम की तौहीद यानी सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास के सिद्धांत से टकरा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि हर मुस्लिम वंदे मातरम गाने से इनकार करता है। कई मुस्लिम सिटीजन्स और फ्रीडम फाइटर्स ने इसे देशभक्ति के गीत के तौर पर स्वीकार किया है। आपत्ति मुख्य रूप से उन हिस्सों को लेकर की जा रही है जहां मातृभूमि को देवी के रूप में संबोधित करने का धार्मिक भाव दिखाई देता है। यानी कई मुस्लिम्स की आपत्ति देश या भारत की इज्जत से नहीं,
बल्कि मातृभूमि को देवी मानकर उसकी पूजा करने वाले धार्मिक भाव से जुड़ी है। इसी वजह से कुछ मुस्लिम लोग पहले 2 छंदों को स्वीकार्य मानते हैं, लेकिन बाद के छंदों में देवी देवताओं के रेफरेंसेस होने के कारण उन्हें गाने से परहेज करते हैं। यह मामला धार्मिक आजादी और व्यक्तिगत कंसाइंसेस यानी अंतरात्मा के अधिकार से भी जुड़ जाता है, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ किसी एक धार्मिक अभिव्यक्ति को स्वीकार करना नहीं है। देशभक्ति में संविधान, देश और देश के नागरिकों का सम्मान भी शामिल है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। विवाद के बीच नेहरू और बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की राय भी मांगी थी। टैगोर ने पहले 2 छंदों और बाकी कविता के बीच फर्क किया। उनका मानना था कि पूरी कविता को आनंद मठ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने पर कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 छंदों को उन्होंने अलग माना है और कहा कि इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी कम्युनिटी के लिए आपत्तिजनक हो। इसके बाद कांग्रेस के 1937 के प्रस्ताव में नेशनल प्रोग्राम में पहले 2 छंदों को अपनाने की बात कही है। महात्मा गांधी ने भी बाद में फ्रीडम मूवमेंट में वंदे मातरम की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन धार्मिक रूप से मिक्स्ड गैदरिंग में संवेदनशीलता बरतने की बात कही। अब सवाल ये है कि अगर फैसला 1947 का था तो 2026 में इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है? इसके पीछे की 2 बड़ी वजह हैं। पहली, वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह है और दूसरी केंद्र सरकार का नया प्रोटोकॉल। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने ऑफिशियल प्रोग्राम्स में वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद अगस्त में कांग्रेस के प्रोग्राम में सिर्फ पहले 2 छंद गाए जाने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पार्टी 1947 के अपने फैसले पर कायम रहेगी और अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का फैसला राष्ट्रगीत के सम्मान को कम करता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह वही हिस्टोरिकल ट्रेडिशन फॉलो कर रही है जिसे उसके पुराने लीडर्स ने स्वीकार किया था। अब बीजेपी की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। बीजेपी ने शनिवार को एक प्रस्ताव पास करके पूरे वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और नेशनल स्टेटस को बनाए रखने का संकल्प लिया। पार्टी ने कांग्रेस के उस फैसले की आलोचना की जिसमें सिर्फ पहले 2 पद गाने की बात कही गई थी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन या लॉज को दरकिनार नहीं कर सकती। साथ ही बीजेपी ने वंदे मातरम की हिस्टोरिकल लेगेसी और इम्पोर्टेंस को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए कैंपेन शुरू करने की बात कही है। बीजेपी की मीटिंग की शुरुआत में पार्टी पदाधिकारियों ने वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि बीजेपी वंदे मातरम को भारत माता के प्रति सम्मान, फ्रीडम स्ट्रगल का मंत्र और नेशनल कंसाइजनेस का प्रतीक मानती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस प्रस्ताव पर पलटवार किया। कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन आलोक शर्मा ने कहा है कि बीजेपी या अमित शाह खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बड़ा नहीं समझ सकते और महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने पब्लिक सिंगिंग में शुरुआती 2 पदों तक सीमित रखने का समर्थन किया था। तो अब सवाल यही है, क्या वंदे मातरम के सभी 6 छंद नेशनल प्रोग्राम्स में गाए जाने चाहिए या फिर 1947 से चली आ रही पहले 2 छंदों की ट्रेडिशन जारी रखनी चाहिए? और क्या किसी मुस्लिम सिटीजन को उन छंदों को गाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जिन्हें वह अपनी धार्मिक मान्यता के खिलाफ मानते हैं? इस बहस में इतिहास भी है, धर्म भी है, राष्ट्रवाद भी है और आज की पॉलिटिक्स भी। इसको लेकर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पुणे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शनिवार को छात्राओं से पितृसत्ता को तोड़ने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पिछले महीने जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान लड़कियों द्वारा अपशब्द इस्तेमाल किए जाने पर प्रधानमंत्री को कल्चरल शॉक लगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रोटेस्ट में लड़कों और लड़कियों दोनों ने ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनके मुताबिक प्रधानमंत्री को कल्चरल शॉक इसलिए लगा क्योंकि लड़कियों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, अगर लड़के गाली दें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक क्यों? राहुल गांधी उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे जो प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जारी किया था। उस वीडियो में प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स को
उनके द्वारा किए गए अपमान के लिए माफ करने की बात कही थी। पुणे के SSPMS ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज प्रोग्राम में राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS की आइडियोलॉजी पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सोच चाहती है कि महिलाएं पिंजरे में कैद रहें। उन्होंने कहा कि लड़की को कंट्रोल किया जाए, वह काम ना करे और लड़कों को पूरी फ्रीडम मिले। ऐसा इंडिया नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने महिलाओं के खिलाफ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए महाराष्ट्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में सबसे अहम बातों में से एक है स्कूल कोचिंग इंटीग्रेशन यानी डमी स्कूल मॉडल पर रोक। इसके अलावा बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग क्लासेस पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। ऐसे लोगों को कोचिंग सेंटर्स में काम पर रखने पर भी रोक का प्रस्ताव है जिनके खिलाफ कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज है। और ये रूल सिर्फ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं बल्कि 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर्स पर लागू होंगे। अगर ये ड्राफ्ट अपने मौजूदा फॉर्म में लागू होता है तो महाराष्ट्र का कानून देश के सबसे सख्त कोचिंग कानून में से एक हो सकता है। इसका ड्राफ्ट नीट यूजी पेपर लीक के करीब 3 महीने बाद आया है। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार किए गए 13 लोगों में से 9 महाराष्ट्र से थे और स्टेट के 2 बड़े कोचिंग हब्स लातूर और पुणे इस इन्वेस्टिगेशन सेंटर में रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिक से इस ड्राफ्ट पर सजेशन और ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं। इसके लिए 4 सितंबर शाम 6 बजे तक सुझाव दिए जा सकते हैं और कानून लागू होता है तो महाराष्ट्र के हर प्राइवेट कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेफ्टी, स्टाफिंग और स्टूडेंट की वेल बीइंग से जुड़े रूल्स फॉलो करने होंगे। एग्जिस्टिंग कोचिंग सेंटर्स को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 6 महीने का समय मिलेगा और रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा सेंटर्स को कम से कम 1 महीने का CCTV फुटेज रखना होगा और फायर तथा बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स भी रखने होंगे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ थ्रेशहोल्ड सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का रखा गया है, यानी 30 स्टूडेंट्स वाली कोचिंग सेंटर भी महाराष्ट्र में इस कानून के दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा टीचिंग स्टाफ को लेकर भी काफी सख्त रूल प्रस्तावित हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 29 की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना काम कर रहे हैं और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हें नीट यूथ कहा जाता है, यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा है री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आंकड़े 2021 में हुए नेशनल सैंपल सर्वे के 78वें राउंड के डेटा पर बेस्ड हैं। नीति आयोग ने इंडिया के वर्कफोर्स और लर्नर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्क, नीट यूथ और वुमेन। रिपोर्ट के मुताबिक नीट यूथ के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में इनकम की कमी और पहले की एजुकेशन पर हुआ खर्च शामिल है। कई स्टूडेंट्स पहले से ही कॉलेज फीस और प्राइवेट ट्यूशन का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में डिग्री के साथ अलग से पेड स्किल ट्रेनिंग लेना उनके लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता। नीति आयोग का कहना है कि ऐसे युवाओं और महिलाओं को अफोर्डेबल या सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। रिपोर्ट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रीस्किलिंग और इमर्जिंग सेक्टर्स के हिसाब से ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। यानी सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल ये है कि भारत की इतनी बड़ी युवा आबादी को एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक सही रास्ता कैसे दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा है कि परिवारवाद के अपने फायदे भी होते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी में एक ही फैमिली के 5 MPs होने के बावजूद पार्टी कभी नहीं टूटी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने उन अफवाहों को भी खारिज किया है कि अपोजिशन ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। जब उनसे बीजेपी के उस आरोप के बारे में पूछा गया कि समाजवादी पार्टी एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट देकर फैमिली पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है, तो अखिलेश यादव ने कहा
कभी कभी आपको परिवारवाद के फायदे के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कई पार्टियां टूटी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके मुताबिक इसकी एक वजह यह है कि पार्टी के 5 सांसद एक ही परिवार से आते हैं। ये 5 सांसद हैं अखिलेश यादव जो कि कन्नौज से सांसद हैं, डिम्पल यादव उनकी पत्नी जो मैनपुरी से सांसद हैं, अदिति यादव जो बदायूं से सांसद हैं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास कई मुस्लिम सांसद हैं, जिसमें कैराना से इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसी वजह से पार्टी में यूनिटी बनी रही। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 62 सीट पर इलेक्शन लड़ा था और यादव कम्युनिटी से सिर्फ 5 कैंडिडेट उतारे थे और ये पांचों मुलायम सिंह यादव के परिवार से थे और सभी जीत गए। तो सवाल ये है, क्या फैमिली पॉलिटिक्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देती है या फिर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को परिवार से बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए? आपको क्या लगता है, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को कहा है कि कनाडा अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ लगाएगा। ये टैरिफ 8 सितंबर से लागू होंगे। यह कदम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए 50% टैरिफ के जवाब में उठाया गया है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों देश किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच सके। यूएस के नए टैरिफ मिडनाइट के बाद करीब $20 बिलियन के कनेडियन गुड्स पर लागू हुए हैं। इनमें वाइन, फर्नीचर, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, क्लोथिंग, फिशिंग रॉड्स और हॉकी इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। ये टैरिफ कनाडा के यूएस को किए जाने वाले टोटल एक्सपोर्ट के सिर्फ 5% से थोड़े ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा अपने वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉशिंगटन के टैरिफ का डॉलर फॉर डॉलर जवाब देगा। कनाडा के प्रपोज टैरिफ में यूएस के स्टील, डेयरी इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पल्प एंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स को टारगेट किया जा सकता है। कार्नी ने कहा है कि अमेरिका ने जो ऑफर दिया है कनाडा उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस की नई डिमांड्स इकोनॉमिक रूप से सही और फेयर नहीं थी। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच डील हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रपोज्ड एग्रीमेंट में स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ कम करने की संभावना थी, लेकिन नेगोशिएशंस के टूटने के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों में ट्रेड टेंशन और बढ़ गई हैं और इसका असर सिर्फ कनाडा और अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि जब दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच टैरिफ बढ़ते हैं तो इसका असर प्राइस, बिजनेस और ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये खबर है ईरान से। ईरान ने इराकी ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक बगदाद की कई रिक्वेस्ट के बाद ईरान ने कई इराकी ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी। इराक के लिए यह फैसला बेहद अहम है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके ऑयल एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इराकी ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान ने हाल के दिनों में इराकी ऑयल कैरिंग शिप्स को इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे से गुजरने की मदद दी, लेकिन पूरा मामला अभी भी कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक वॉर से पहले के लेवल काफी नीचे हैं। शिप्स को इस रीजन में लगातार अटैक्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स का सामना करना पड़ रहा है। इराक वॉर शुरू होने से पहले हर दिन करीब 4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता था। अब बगदाद अपने ऑयल एक्सपोर्ट के लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाश कर रहा है। इसके लिए टर्की के केहान पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने और सीरिया के बानियाज पोर्ट तथा जॉर्डन के अकाबा पोर्ट के रास्ते भी ऑयल एक्सपोर्ट करने पर काम किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी रूट्स में से एक है, इसलिए यहाँ होने वाली कोई भी बड़ी डिस्ट्रप्शन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स पर असर डाल सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। चाइना और इंडोनेशिया ने डिफेंस, मिनरल्स, एनर्जी और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में कॉपरेशन बढ़ाने पर सहमति जताई है।
चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे थे। उनके साथ चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग युन भी मौजूद थे। वांग यी ने कहा कि मौजूदा इंटरनेशनल सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड हैं। उन्होंने चाइना और इंडोनेशिया से इस मौके का फ़ायदा उठाकर बायलैटरल कॉरपोरेशन को और मजबूत करने की बात कही। दोनों देशों ने अलग अलग सेक्टर्स में कॉपरेशन बढ़ाने का फैसला किया है। इन कॉपरेशन में शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी, सैटेलाइट्स और फिशरीज। इसके अलावा एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में कॉपरेशन बढ़ाने की भी बात हुई है। इंडोनेशिया नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच कंट्री है। उसके पास निकल, टिन, कॉपर, गोल्ड और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स के कई बड़े बड़े रिजर्व्स हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल और थर्मल कोल एक्सपोर्टर भी है और चाइना उसके मेजर बायर्स में से एक है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रावो सुबियांतो अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्री एंड एक्टिव यानी इंडिपेंडेंट और नॉन अलाइंड रखने की बात करते रहे हैं। अब वह चाइना और अमेरिका दोनों के साथ रिलेशन बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन चाइना के साथ डिफेंस, मिनरल्स, एआई और एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाना पूरे इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन के लिए अहम डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं अगली खबर की। चाइना में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने टेस्ट रन के दौरान उसेन बोल्ट के 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। चाइना की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर द्वारा डेवलप किया गया ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम लाइटिंग बताया जा रहा है, उसने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.32 सेकंड में पूरी की। वहीं इंसानों में 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड जमाइका के लेजेंडरी स्प्रिंटर उसेन बोल्ट के नाम है। उसेन बोल्ट ने 2009 में 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकंड में पूरी की थी। यानी इस टेस्ट में रोबोट ने ह्यूमन वर्ल्ड रिकॉर्ड से करीब 0.26 सेकंड कम समय लिया है। लाइटनिंग ने टेस्ट के दौरान करीब 14.5 मीटर पर सेकंड की टॉप स्पीड हासिल की। ये टेस्ट बीजिंग में होने वाले दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम से पहले किया गया था। अब सवाल ये है, क्या आने वाले वक्त में ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की स्पीड, स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटीज को भी लगातार पीछे छोड़ेंगे? रोबोटिक्स की दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें अब ऐसे सवाल सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं रह गए हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि ये एक रोबोट टेस्ट रन था और इसे सीधे ह्यूमन एथलेटिक्स रिकॉर्ड के बराबर कंपटीशन मानना सही नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से 9.32 सेकंड्स का ये प्रदर्शन काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। रसिया और यूक्रेन के बीच ड्रोन अटैक्स और तेज होते दिखाई दे रहे हैं। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक शनिवार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स में रशिया में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। इन अटैक्स में रशिया के अलग अलग हिस्सों में ओजोन वेयरहाउस और एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। रसिया और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले ड्रोन अटैक्स बढ़ा रहे हैं और इनमें से कई अटैक्स फ्रंट लाइन से काफ़ी दूर तक किए जा रहे हैं। इससे एक तरफ वॉर का जियोग्राफिकल इम्पैक्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच एस्केलेशन का खतरा भी बढ़ रहा है। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के अटैक्स ने रशियन रिटेलिएशन का पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। यानी पुतिन का साफ संकेत है कि रसिया इन हमलों का जवाब देने के लिए और कड़े कदम उठा सकता है। उधर यूक्रेन में भी रशियन ड्रोन अटैक से बड़ी कैजुअलिटीज की खबर आई हैं। शुक्रवार को सेंट्रल यूक्रेन के एक शॉपिंग सेंटर पर रशियन ड्रोन अटैक में कम से कम 16 लोगों की मौत और 130 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसी बीच फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ कीव की एयर डिफेंस की कमी पर बातचीत की और यूक्रेन को नए फ्रेंच इक्विपमेंट्स तेजी से भेजने का वादा किया। रसिया के समारा रीजन में यूक्रेनियन अटैक से एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा और आग लग गई। रसिया के दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर ओजोन ने भी बताया कि अटैक के बाद समारा रीजन के उसके लॉजिस्टिक सेंटर में काम रोक दिया गया है और लोग भी घायल हुए हैं।
इसके अलावा रसिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसने रात भर में 457 यूक्रेनियन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। इस पूरे घटनाक्रम में साफ है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रह गया है। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउसेज, एनर्जी फैसिलिटीज और शहरों तक ड्रोन अटैक पहुंच रहे हैं और पुतिन की पेंडोराज बॉक्स वाली वार्निंग के बाद आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। तो ये थी पिछले 24 घंटों की कुछ खबरें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।